मान लो दुनिया में कोई भी मास है m और उसकी वेलोसिटी है v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। दुनिया में अगर कोई भी मास है m, हाँ विदुषी मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। दुनिया में अगर कोई भी मास है m जिसकी वेलोसिटी है v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। और उसका लीनियर मोमेंटम कितना आता है? मास इंटू वेलोसिटी। कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें इसमें? तो यहां से अपन v को क्या लिख सकते हैं? अपन v को लिख सकते हैं p बाय m। v को क्या लिख सकते हैं? p बाय m। तो इस k में पुट करो तो क्या आ जाएगा? देखो हाफ m, v का स्क्वायर है तो p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है? चारों को डाउट है तो बोलो p बाय m। तो v की जगह p बाय m, तो एक m से एक m गया। तो ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया? p स्क्वायर अपॉन 2m। लिख लो अपनी कॉपी में। और तुम देखोगे तो कई जगह ये भी लिखा होता है 2m को उधर लेके जाओ तो 2m के क्या हो जाएगा? p स्क्वायर, है ना? 2m उधर जाएगा तो p का एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है? रूट ऑफ 2m के। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को लिख लो। फिर इनका एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन तुम करना। लिख लो एक बार इसको। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से वेलोसिटी कितना आएगा? m को नीचे लेके जाओ p बाय m, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है तो v की जगह अपन क्या पुट कर देंगे? p बाय m। तो एक m से एक m कट जाएगा और ये आपका तुम्हारा फॉर्मूला दो फॉर्मूले आ गए। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। सर आप पूछो। सर इसमें वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट किया, उसकी जगह मास को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। लेकिन लक्ष्य है क्या कि ये जो फाइनल फॉर्मूला है ना, देख इसमें मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है, p और k चेंज हो रहे हैं। अगर मान ले मैं मास को सब्स्टिट्यूट करता तो फायदा क्या होता? p भी चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है, k भी चेंज हो रहा है, कम से कम एक कांस्टेंट तो है अंदर, इसलिए। ओके सर। ठीक है, जब तू न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा ना तब तुझे इस चीज का मतलब समझ में आएगा। अच्छा मैंने v क्यों सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया, है ना? मैं शीट भेजूंगा तुम्हें तब तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों कर रखा है। ओके, ये सबको समझ में आया तो एक एक क्वेश्चन तुम देखना, एक क्वेश्चन तुम ध्यान से देखना। अब समझना सब एक क्वेश्चन को, ठीक है? तो क्वेश्चन है ये कि इफ, मैं एलएम लिख रहा हूं, एलएम, एलएम मतलब लीनियर मोमेंटम। इफ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू, if linear momentum is increased to twice its initial value। मान लो मैंने लीनियर मोमेंटम को डबल कर दिया। क्वेश्चन है हाउ विल काइनेटिक एनर्जी चेंज? हाउ विल काइनेटिक एनर्जी चेंज? तो क्वेश्चन है इफ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू, हाउ विल काइनेटिक एनर्जी चेंज? तो देखना अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब तुम समझना कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज करो कि पहले आपका लीनियर मोमेंटम p था और आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? p स्क्वायर अपॉन 2m होगी कि नहीं होगी? अभी अपन ने ये फॉर्मूला देखो पीछे, k क्या था? p स्क्वायर अपॉन 2m था। देखो सब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इफ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू, हाउ विल काइनेटिक एनर्जी चेंज? तो मान लो इनिशियल केस में आपका मोमेंटम p था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? p स्क्वायर बाय 2m। अब फाइनली मैंने क्या किया? मैंने मोमेंटम डबल कर दिया तो p का कितना कर दिया? 2p। तो मान लो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है? k डैश। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर करो अपॉन 2m, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। तो देखो इसको ओपन करो, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2m। लेकिन p स्क्वायर अपॉन 2m क्या है? ध्यान से देखो, p स्क्वायर अपॉन 2m है k, तो ये हो जाएगा 4k। तो तुम्हें क्या आंसर करना है कि अगर मोमेंटम को आप डबल कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है? 4 टाइम्स हो रही है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? लक्ष्य, यश, दिशा समझ में आया? मैंने लीनियर सर मोमेंटम नहीं को, आया। नहीं समझ में आया? वापस सुनना एक बार। किसी और को डाउट है इसमें तो भी पूछ लो। देखो एक 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 क्वेश्चन और कराता हूं, जिसको समझ में आ गया वो ट्राई करना, जिसको नहीं समझ में आया सुनना। तो क्वेश्चन है इफ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स इज इनिशियल वैल्यू, 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। मान लो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू मैंने 4 टाइम्स कर दी, हाउ विल काइनेटिक एनर्जी चेंज?
हाउ विल काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो आपको बताना है कि अगर लीनियर मोमेंटम की वैल्यू मैंने 4 टाइम्स कर दी तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज करेगी। तो अब तुम सब समझना, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब यश ध्यान से समझना, देख पहले तेरा मोमेंटम p था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, मान ले कि मैंने मोमेंटम 4 टाइम्स कर दिया तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 4p। मान ले कि अब तेरी काइनेटिक एनर्जी k डैश, और काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास। लेकिन अब मोमेंटम कितना है 4p, तो 4p का स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना है 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2m। लेकिन p स्क्वायर अपॉन 2m क्या है k, तो तेरा आंसर क्या आएगा 16 के। ये आपका आंसर है। अब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम वाले क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिखो अपनी कॉपी में वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब तुम ध्यान से सुनो इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, मान लो कि ये कोई सरफेस है और इस पे एक मास पड़ा है m। इस पे क्या पड़ा है, एक मास पड़ा है m। और मान लो कि तुम्हें यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है म्यू। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, म्यू। ठीक है, और मान लो यहां पे तुम्हें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है और तुम्हें नॉर्मल फोर्स n दे रखा है, और मान लो कि तुम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो d का। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ फ्रिक्शन में कितना वर्क होगा। तुम लोगों को याद है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। यही फॉर्मूला होता है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब तुम ध्यान से देखना, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन। अगर तुम भूल गए हो तो न्यूटन्स लॉ में आता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना होता है म्यू एन। और एक बात मुझे बताओ, अगर आपकी बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है, पीछे लगता है कि नहीं लगता है। तो एफ की जगह तो क्या आ जाएगा, म्यू एन, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो एफ की जगह आ जाएगा म्यू एन। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, और तीसरा है कॉस थीटा। अब तुम ध्यान से देखना, आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे पर आपका डिस्प्लेसमेंट है आगे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, और कॉस 180 कितना होता है -1। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना आता है, माइनस म्यू इंटू नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट। लिख लो अपनी कॉपी में, और याद रखना कि फ्रिक्शन में जो वर्क खर्च होता है ना वो चला जाता है, वो एनर्जी खर्च हो जाती है, वापस लौट के नहीं आती। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर फोर्स तो ऊपर लग रहा है तो फिर बॉडी आगे कैसे डिस्प्लेस होगी। नहीं, ये तो नॉर्मल फोर्स है बेटा, लक्ष्य ये नॉर्मल फोर्स है। मैं तेरे को वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं तेरे को पूछ रहा हूं कि फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया। तो अगर तेरा मास आगे जाएगा तो आप मुझे बताओ फ्रिक्शन का लगेगा, पीछे ही लगेगा ना। अपन वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स नहीं पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। हाँ सर, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया वो तो समझ आ गया, लेकिन अगर फोर्स बॉडी के परपेंडिकुलर लग रहा है तो फिर बॉडी आगे कैसे मूव नहीं, करेगा। मैंने मैंने दिया कहां फोर्स का लग रहा है, ये तो मैंने नॉर्मल फोर्स दिया रे। मैंने कहा बोला फोर्स तो इधर ही कहीं लग रहा होगा ना, वो तो मैंने नॉर्मल फोर्स निकाला है। ओके। बॉडी पे नॉर्मल कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। देखो वापस समझाता हूं, लक्ष्य वापस समझाता हूं, कंफ्यूज मत हो, वापस समझाता हूं। सपोज करो कि ये कोई सरफेस है और इस पे कोई मास पड़ा हुआ है m। ठीक है, और मान लो कि मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं F, और मान लो कि यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, और मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये बॉडी d डिस्टेंस आगे गई। कितना डिस्टेंस आगे गई, d। तो आपको बताना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है, एनीवेज वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा।
यही फॉर्मूला होता है। देखो इस मास का तुम एफबीडी बनाओ तो नीचे की तरफ क्या आएगा mg, ऊपर की तरफ क्या आएगा नॉर्मल, पीछे की तरफ क्या आएगा फ्रिक्शन, आगे की तरफ क्या है फोर्स। तो आप मुझे बताओ कि जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही फोर्स नीचे होगा, क्योंकि ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो नॉर्मल किसके बराबर है, mg के बराबर है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा म्यू एन। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो इस एफ की जगह अपन किसकी वैल्यू पुट करेंगे, फ्रिक्शन की, क्योंकि मुझे फ्रिक्शन का वर्क पता करना है। डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, और ध्यान से सुनना, अगर आपकी बॉडी आगे जाती है तो फ्रिक्शन फोर्स का लगता है पीछे, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, और cos 180 कितना होता है -1। तो याद रखना फ्रिक्शन के कारण वर्क जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस म्यू एंड डी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर, क्लियर। क्लियर है? अच्छा, अब तुम सब ध्यान से देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो किसी को पूछना है, दिशा कोई डाउट है, विदुषी कोई डाउट है तो पूछो। छोटा सा डेरिवेशन है 2 लाइन का, पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अब। ठीक है, अच्छा एक लाइन लिख लो अपनी कॉपी में। अच्छा, तुम लोगों को याद है जब मैंने फ्रिक्शन पढ़ा था तो मैंने तुम्हें एक स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ाया था, याद है? स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लो कि मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर तुम किसी बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और फिर भी बॉडी नहीं चल रही है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगाया है, 5 न्यूटन, याद है? भूल तो नहीं गए? तो स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी नहीं चलती। बॉडी कब चलती है, जब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर बॉडी नहीं चलती है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होता है, 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 0। तो इस लाइन को अपने दिमाग में फिट कर लो कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। क्योंकि अगर किसी बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है मतलब वो बॉडी नहीं चल रही है, बॉडी नहीं चल रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो डी अगर 0 है तो वर्क भी क्या होगा, 0। लिख लो अपनी कॉपी में, कई बार ये ट्रू फॉल्स में आता है, एसर्शन रीजन में आता है, लेकिन याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई भी वर्क खर्च नहीं होता। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो तुम्हें पुराना याद तो रखना पड़ेगा, तुम पुराना याद नहीं रखोगे तो तुम्हें नया समझ में नहीं आएगा, है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन लगाते हैं तो बॉडी मूव नहीं करती है, बॉडी मूव नहीं करेगी तो डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन भी क्या होगा, 0। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, 0। अच्छा, ये सबको समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। यश क्लियर हुआ? नकुल क्लियर है तुम्हें ये टॉपिक? क्लियर सर। ओके, तो अब तुम सब ध्यान से देखना। अब है ना एक कुछ चीज है जो मैं वापस तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सब ध्यान से देखना। दिशा आप भी ध्यान से देखना। सपोज करो कि y इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n है, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ dy अपॉन dx क्या होगा। तो याद रखना आप दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो y का डिफरेंशिएशन तो कितना आ गया, dy अपॉन dx। अब देखना x रेस टू पावर n का करते हैं। देखो कैसे करते हैं, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है तो 1 मिनट के लिए भूल जाओ उसको। अब समझना, आप क्या करो, जो पावर है उसको आगे ले आओ, तो n आगे आ गया, अब पावर में से 1 घटा दो, ठीक है? तो आपने x रेस टू पावर n का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब x का करो, तो x का कितना होगा, dx अपॉन dx। जैसे खाली y का क्या था, dy अपॉन dx, खाली x का क्या होगा, dx अपॉन dx। लेकिन क्या होता है, ये कट जाता है, इसलिए अपन खाली यही लिखते हैं, है ना? एक और एग्जांपल देखना, सब ध्यान से देखना। सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूं कि y इक्वल टू टी क्यूब है, और आप दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो y का क्या होगा, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। खत्म, इधर खत्म हो गया। अब इधर की बात करो, पहले आप टी क्यूब का करो। कैसे करोगे, जो पावर है उसको आगे लिखो और पावर में से 1 घटा दो, ठीक है? ये तो किसका हुआ, टी क्यूब का।
अब t का कितना आएगा, dt अपॉन dx। तो आपका dy अपॉन dx कितना आया, ध्यान से देखो 3, t की पावर 3 माइनस 1 है, मतलब ये कितना बचा 2, और ये कितना आया dt अपॉन dx। अब तुम में से डाउट है तो तुम बेझिझक पूछो, अगर तुम्हें बिल्कुल हवा भी नहीं लगी तो भी मुझे बोल दो कि सर ये हुआ है। सर दिशा, नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया, वापस सुनना, वापस सुनना, लक्ष्य वापस सुनना। सपोज कर मैं तुझे बोलता हूं कि z इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है लक्ष्य, दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में कर। किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो यहां तो अकेला z है, तो अकेले z का क्या हो जाएगा, dz अपॉन dy। इतना समझ में आया। यस सर। अब एक्स क्यूब का कर, पहले किसका कर, एक्स क्यूब का। तो इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्यों हुआ 3x स्क्वायर, क्योंकि जो पावर है उसको आगे बुला ले और पावर में से एक घटा दे। लेकिन ये तो एक्स क्यूब का किया, अब एक्स का कर dx अपॉन dy। ठीक है, वापस एक और। सपोज कर मैं बोलता हूं कि जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब है। सपोज कर मैं बोलता हूं जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब है। अब दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में करो, तो पहले जेड स्क्वायर का कितना होगा, 2z होगा कि नहीं होगा। जो 2 है उसको आगे बुलाओ, फिर पावर में से एक घटा दो, और z का कितना हो जाएगा, dz अपॉन dx इक्वल टू, पहले y क्यूब का करो, तो y क्यूब का कितना होगा 3y स्क्वायर। अब y का करो dy अपॉन dx। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अब डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ सर आ गया। आ गया। दिशा, चारू, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हें बोलना पड़ेगा यार, वरना मुझे कैसे पता पड़ेगा। यश, क्लियर हुआ। Yes, sir. ओके, अगर क्लियर है तो अब तुम ध्यान से सुनना कि मैंने ये टॉपिक क्यों पढ़ाया। अब तुम ध्यान से समझना। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और याद रखना एक्सलेरेशन होता है डीवी अपॉन dt। dv का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, dt का मतलब है टाइम टेकन। तो एक्सलेरेशन का एक फॉर्मूला क्या होता है dv बाई dt, और एक और फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, dv अपॉन dt आप लिखो, आप ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी dx से मल्टीप्लाई करो, और dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। याद है, वेलोसिटी क्या होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम। तो dx अपॉन dt की जगह आप v लिखो, और क्या बच जाएगा, dv बाय dx। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने दिमाग में गांठ बांध लो, मैं तुम्हें पहले भी करवा चुका हूं। तो a का एक फॉर्मूला होता है dv बाय dt, ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई करो, तो एक और फॉर्मूला क्या आएगा, v dv बाय dx। अब मैंने एक क्यों पढ़ाया। अब एक काम करो, आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो k का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dk अपॉन dx होगा। k का डिफरेंशिएशन dk अपॉन dx, हाफ तो कांस्टेंट है, इसको रहने दो, मास कांस्टेंट इसको रहने दो। पहले आप v स्क्वायर का करो, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2v, और v का कितना होगा dv बाय dx। याद है, अभी मैंने तुम्हें सिखाया था, पहले v स्क्वायर का करो फिर v का करो, तो 2 से 2 गया, तो dk अपॉन dx कितना आएगा, ध्यान से देखना, m और v dv बाय dx क्या होता है, इधर ध्यान से देखो, एक्सलेरेशन, और मास इंटू एक्सलेरेशन क्या होता है, फोर्स। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि व्हाट डू यू मीन बाय dk अपॉन dx। तो dk अपॉन dx क्या होता है, फोर्स होता है। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो, डाउट है तो आपको हाँ पूछो। सर काइनेटिक एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट फोर्स देगा। हाँ, मतलब अगर तू काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करेगा डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, तो तेरे को मिलेगा फोर्स। नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लो, समझ में आ गया तो मुझे बता दो कि सर हो गया। देखो दिशा, आई थिंक आपने ये वाला फॉर्मूला शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन देख, देखो एक्सेलरेशन का मतलब तो पता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो डीवी का मतलब है कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, डीटी का मतलब है कितने टाइम में, तो ए हो गया डीवी बाय डीटी। उसी तरीके से वेलोसिटी क्या होता है, डीएक्स अपॉन डीटी।
dx मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dt मतलब कितने टाइम में। तो मैंने dv बाई dt में ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई किया और dx अपॉन dt को मैंने क्या रख दिया था, v रख दिया। तो ये a के दो फॉर्मूले आप कभी मत भूलना बेटा, है ना। तो तुम सबको अगर ये समझ में आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं। तो इस टॉपिक के आगे लिख लेना, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स। तो डी के अपॉन डी एक्स क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। अब तुम डाउट है, चारू क्लियर है, देखो नहीं क्लियर है तो मुझे अभी बोल दो, मैं वापस करा दूंगा, मैं वापस करा ही देता हूं। तुम बोलते नहीं हो, मुझे डर लगता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। आपको दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो k का तो कितना होगा, डी के अपॉन डी एक्स। देखो जो कांस्टेंट है उनको मत छेड़ो, तो जो कांस्टेंट है उसको ऐसा कैसे रहने दो। देखो अगर अकेला कांस्टेंट होता तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता, लेकिन यहां पे कांस्टेंट के साथ वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टू वी, और v का कितना होगा, dv बाई डी एक्स। तो 2 से 2 गया, तो v dv बाई डी एक्स क्या होता है, एक्सलेरेशन, और मास इंटू एक्सलेरेशन क्या होता है, फोर्स। तो dk अपॉन dx कितना आ गया, फोर्स आ गया, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखो अपनी कॉपी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। और अब तुम समझना कि कैसे करते हैं। देखो थोड़ी देर पहले या फिर एक स्लाइड पहले मैंने तुम्हें बताया कि डीके अपॉन डी एक्स क्या होता है, फोर्स होता है। तो डीके को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स लिख सकते हैं। और डीके का मतलब क्या होता है, डीके का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डीके का मतलब क्या होता है, डीके का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो डीके को मैं लिख सकता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, इतना लिख लो एक बार। डीके अपॉन डीएक्स एफ है, अभी मैंने तुम्हें बताया। डीएक्स को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके गया, तो डीके क्या हो गया, एफ डीएक्स। और डीके का मतलब होता है डी इंटू के नहीं होता है, डीके का मतलब है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या हो गया, एफ डीएक्स, ठीक है। और उसी तरीके से अगर तुम भूल गए हो तो याद है जब मैंने स्प्रिंग पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें एफ क्या पढ़ाया था, माइनस डी यू बाई डी एक्स। भूल तो नहीं गए, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो यहां पे डी यू क्या आएगा आप मुझे बताओ, आप dx को उधर भेजो, माइनस को उधर भेजो, तो माइनस एफ डी एक्स। और डी यू का मतलब क्या है, डी यू का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि u मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, k मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। तो du को अपन क्या लिख सकते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। एक बार इतना लिखो अपनी कॉपी में, बस ये लास्ट डेरिवेशन है, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे वैसे भी, है ना, ज्यादा मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा। तो देखो डी के अपॉन डी एक्स तो होता है एफ, और एफ का एक और फॉर्मूला क्या है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये जब मैंने तुम्हें स्प्रिंग पढ़ाई थी तब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। फिर आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 + 2। तो देखो क्या आएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आप एलएचएस में एलएचएस ऐड करो और आरएचएस में आरएचएस ऐड करो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स। और ये तो कट गया, और ध्यान से देखो माइनस माइनस वाले को उधर भेजो, तो के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। लिख लो अपनी कॉपी में कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और तुम्हें याद हो तो 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो लिख लो अपनी कॉपी में, ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। लिख लो इसको।
और डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि ये तो तुम रट लेना, मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखा देता हूं। ये तुम याद कर लेना, ये जो प्रिंसिपल है ना, इसको तुम याद कर लेना, मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीके अपॉन डीएक्स फोर्स होता है, आज मैंने पढ़ाया। डीएक्स को उधर भेजो तो डीके क्या हो जाएगा, एफ डीएक्स। और डीके का मतलब होता है कि भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। इसी से तो पता पड़ेगा चेंज कितनी हुई। फिर एक और फॉर्मूला कौन सा था, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डी एक्स। और डी यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यू एफ माइनस यू आई। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो एफ डी एक्स से एफ डी एक्स तो गया, और आपकी इक्वेशन क्या आई, के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। मतलब जितनी एनर्जी पहले थी बाद में भी उतनी रहेगी। लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखना कि इस प्रिंसिपल को मैं यूज कैसे करता हूं। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ लो, क्योंकि लिखने का मैंने तुम्हें काफी टाइम दे दिया है। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ लो। देखो, इसको यूज करना मैं सिखाऊंगा तो तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, और मान लो कि इस पहाड़ी के ऊपर एक मास पड़ा हुआ है m, और इस पहाड़ी की हाइट है h, और मान लो ये जमीन है। जमीन मतलब जमीन को बोलते हैं अपन h इक्वल टू 0। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस मास को ऊपर से छोड़ूंगा तो वो कहां आएगा, नीचे आएगा ट्रैवल करते हुए। तो आपको बताना है कि जब वो जमीन पे पहुंचेगा तो इस मास की वेलोसिटी क्या होगी। आपको बताना है कि जब वो जमीन पे पहुंचेगा तो इस मास की वेलोसिटी क्या होगी। देखो कैसे करते हैं। सपोज करो कि ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। तो आप लिखो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, अब तुम समझना, देखो वैल्यू कैसे पुट करते हैं। ऊपर ही ऊपर जब आपका मास था तब तो वो स्टेशनरी था, चल तो था, चल तो नहीं रहा था। तो ऊपर ही ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। तो जब आपका मास यहां है तो वो जमीन से कितना ऊपर है, h। तो याद है 9th क्लास में पढ़ा था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh इक्वल टू। ठीक है, अब फाइनल की बात करते हैं। फाइनल मतलब जब आपका मास नीचे पहुंच गया, मान लो तब उसकी वेलोसिटी v है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस। अब आपका मास जमीन पे पहुंच गया और जमीन पे हाइट क्या है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच। एच की जगह 0 पुट करो तो ये तो 0 हो गया। तो आपका बेसिकली क्या बचा, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम गया, 2 उधर भेजो तो 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर, या फिर अपन v को क्या लिख सकते हैं, √2gh। ये आ गया तुम्हारा आंसर। किसी को अब इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कि मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल कैसे यूज किया। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो लिख लो इसको अपनी कॉपी में। वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन। वापस करूं, विदुष एक काम करता हूं, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, है ना। इसी एग्जांपल को वापस नहीं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, है ना, एक और एग्जांपल लेता हूं। सब समझना, मैं जो एक और एग्जांपल ले रहा हूं आप सब उसको समझना कि मैं वो एग्जांपल कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ले लूं मैं दूसरा दूसरा क्वेश्चन ले लूं। देखो एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, आपने नहीं लिखा हो तो आप बाद में लिख लेना, मैं भेज दूंगा। सपोज करो कि ये एक पहाड़ी है, ठीक है, और इस तरीके से ये पहाड़ी है, और मान लो कि ये वाली हाइट है 10 मीटर, और मान लो ये वाली हाइट है 6 मीटर, और मान लो कि यहां पे ऊपर एक मास पड़ा हुआ है। और मेरा क्वेश्चन है कि अगर शुरू में ये मास बैठा हुआ है, मतलब शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर मैं इस मास को रिलीज करूंगा तो वह ऐसे नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे ऊपर चढ़ेगा,
फिर यहां जाएगा। आपको बताना है कि जब ये मास यहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो कैसे करते हैं। एक तो ये जमीन है, तो जमीन की हाइट कितनी होती है 0। अब मान लो कि ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। अब देखो मैं एनर्जी पुट करता हूं, देखो कंजर्वेशन लॉ लगाता हूं, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। अब देखो मैं वैल्यू पुट करता हूं, सब समझना। देखो इनिशियल में आपका मास तो रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, प्लस शुरुआत में आपका मास जमीन से कितना ऊपर है 10 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी एम जी एच, तो एम इंटू जी इंटू 10। क्योंकि याद रखना अगर कोई भी मास जमीन से एच हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच इक्वल टू, अब फाइनल काइनेटिक, फाइनल मतलब अब आपका मास जब यहां पे है तो मान लो तब इसकी वेलोसिटी v है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस अब फाइनल पोटेंशियल जब आपका मास यहां पे है तो जमीन से कितना ऊपर है 6, तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी m इंटू जी इंटू 6। ध्यान से देखो m m m कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इधर क्या बचेगा 10g, इधर क्या बचेगा v स्क्वायर बाय 2, और इधर क्या बचेगा 6g। बस इसको सॉल्व कर लेना, 6g को उधर लेके जाओ तो आपका क्या बचेगा 4g इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। बस ये आ गया आपका आंसर। अब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो विदुषी, अब भी सर हाँ पूछो। सर इस क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करके पहले थोड़े नीचे उतरेगा फर्स्ट से, तब वेलोसिटी निकाली, फिर उसके बाद ऐसे कर सकते हैं। और पर कितना लंबा पड़ेगा, आंसर तेरा वही आएगा। मैं समझ गया, तू पहले निकालेगा यहाँ क्या वेलोसिटी है, फिर तू निकालेगा यहाँ क्या है, फिर तू निकालेगा यहाँ क्या है, कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट चूज करा करो, बीच में क्या हो रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। पर वैसे भी कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, आंसर ये आएगा, है ना। देख अगर हाँ मान ले बीच में फ्रिक्शन है तो मुझे फर्क करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन में क्या होता है अपनी एनर्जी खर्च हो जाती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो अपने को क्या फर्क पड़ता है, फिर जो इनिशियल है एक पॉइंट इनिशियल ले ले, एक फाइनल ले ले और इक्वेशन लगा दे। सर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। दिशा कोई डाउट है, चारू कोई डाउट है तो पूछो, यश नकुल कोई डाउट है किसी को। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम ध्यान से देखना, अपने कोर्स में ना, एक सेकंड ना, अपने सिलेबस में दो पोटेंशियल एनर्जी है। एक तो जो मैंने तुम्हें बता दी कि कोई मास अगर जमीन से एच हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh। और दूसरा याद है जो भी मैं तुम्हें डिराइव करा चुका हूं, अगर किसी स्प्रिंग को आप x डिस्टेंस से कंप्रेस करो तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम इसका करेंगे और फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, अब सुनना सब। सपोज करो मैं तुम्हें पूछूं कि ये एक पहाड़ी है और मान लो कि यहां पे आगे की स्प्रिंग लगी हुई है, और मान लो कि यहां पे ऊपर एक मास है एच हाइट पे। तो मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है ये, इफ मास इज रिलीज्ड, अगर मैं इस मास को रिलीज करूंगा, इफ मास इज रिलीज्ड कॉमा हाउ मच will it compress the spring, how much will it compress the spring। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस मास को रिलीज करूंगा तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, और इस स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस करेगा। तो मान लो कि इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया x और एक बार रुक गया, एक बार रुकेगा वापस स्प्रिंग झटका मारेगी वापस चला जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ये जब रुकेगा तब तक स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं। मान लो ये इनिशियल केस है, मान लो ये फाइनल केस है, तो अपन लिखते हैं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो जब आपका मास ऊपर ही ऊपर था तब तो वो रुका हुआ था, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, प्लस जब आपका मास यहां पे था तो कितनी हाइट पे था h, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh।
और अब तुम ध्यान से सुनना, जब आपका मास यहां पे था तब क्या स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन था? नहीं था ना। जब आपका मास पहाड़ी के ऊपर है तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन ही नहीं है, तो स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 0, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों पोटेंशियल एनर्जी है, mgh भी है और हाफ के एक्स स्क्वायर भी है, तो वो आ गई 0। अब अपन लिखते हैं फाइनल। देखो, आपका मास आया 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 आया, इधर गया 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 गया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया और एक बार रुका, तो फाइनली वो रुक गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। और मान लो उसने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया? x। तो अब स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आ जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपका मास कौन सी हाइट पे? 0, तो mgh वाले में m इंटू जी इंटू 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 है, तो आपका फॉर्मूला क्या बना? mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो, तुम्हें पक्का डाउट तो होगा, है ना? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है डाउट नहीं है। डाउट है तो पूछो, क्योंकि इस क्वेश्चन में, सर हाँ पूछो। सर एक्स निकालना तो हाफ के को उधर सब्स्टिट्यूट कर हाँ हाँ, देंगे बस और आ 2 को उधर भेज दे, के को नीचे ले आ, तेरा आंसर आ जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन में हुआ क्या, इस क्वेश्चन में दोनों पोटेंशियल एनर्जी है, mgh भी है क्योंकि आपका मास किसी हाइट से आ रहा है, और स्प्रिंग है तो स्प्रिंग वाली भी है, तो अपने को दोनों ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना? देखो, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं इसका, एक क्वेश्चन और कराता हूं, क्योंकि 1.5 मिनट ही बचा है, तो तुम जल्दी से देखना। सपोज करो कि ये कोई पहाड़ी है और यहां पे ऊपर एक स्प्रिंग है, यहां पे, ठीक है? स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और मान लो कि मेरे पास एक मास यहां पे है m, और मान लो ये हाइट है आपकी h, और मान लो ये दूसरी वाली हाइट है, ये है h1, और ये जमीन है आपकी h इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि अगर मैं इस मास को रिलीज करूंगा तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। आपको बताना है कि ये कितना कंप्रेस करेगा। मान लो ये कंप्रेस करेगा x, तो ये इनिशियल केस, ये फाइनल केस। ध्यान से देखना, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो इनिशियली तो रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। और जब ये यहां पे था तो स्प्रिंग में कंप्रेशन था ही नहीं, तो स्प्रिंग वाली पोटेंशियल 0। फाइनली ये रुक गया, तो फाइनल काइनेटिक 0। अब ध्यान से देखो, अब ये कितनी हाइट पे? h1, तो पोटेंशियल mgh1, और मान लो इसने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया? x, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब भी इसमें डाउट है तो पूछो, क्योंकि जब आपका मास यहां पे है तो वो हाइट पे भी है और स्प्रिंग कंप्रेस भी है, तो दोनों ले लिए मैंने, लेकिन फाइनली वो रुक गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब इस इक्वेशन में डाउट है तो पूछो। देखो, तुम्हें डाउट है तो बाद में भी